स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी में से उसके प्रिंसिपल्स कवर अप किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे इसके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन से टेक्निक्स, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है वर्क स्टडी। मतलब इसका इन शॉर्ट अगर आपको मैं इन सिंपल बोलूँ तो वर्क स्टडी मतलब कोई भी काम को आप अलॉट करने के पहले, आप कोई भी टास्क असाइन करने के पहले आपको उसको स्टडी कर लेना है। आप अपने अलॉटमेंट करोगे काम का एम्प्लॉयज़ को देने से पहले आपको उसके बारे में डिटेल पूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, जैसे कैसे टीचर अगर आपको कोई असाइनमेंट देती है, राइट, या टीचर कोई प्रोजेक्ट देती है तो उसके पहले टीचर पूरा स्टडी करती है उसके बारे में कि किस तरीके से आप लोगों को प्रोजेक्ट देना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हाउ विल यू बी एबल टू डन इट, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे है ना, कंपनीज एंड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिफोर असाइनिंग द टास्क, कोई भी काम या कोई भी वर्क अलॉट करने के पहले है ना, अवेलेबल वर्क फोर्स को मतलब एम्प्लॉयज को अलॉट करने के पहले प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट को उसका डिटेल में प्रॉपरली स्टडी कर लेना है उस काम के बारे में, राइट। सो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ये किस, व्हाट डज इट इंक्लूड्स, वर्क स्टडी में क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शन, जो उससे रिलेटेड फंक्शन है, एक्टिविटीज है, उसके बारे में है ना क्रिटिकली वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज है क्या, क्रिटिकल असेसमेंट, ये सब उसके वर्क स्टडीज में इंक्लूडेड रहता है। तो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स, कौन से टेक्निक्स पे बेस्ड होता है, कौन से मेथड्स पे बेस्ड होता है। तो वो टाइम स्टडी पे बेस्ड होता है कि टाइम कितना लगने वाला है, देन द मोशन स्टडी एंड द मेथड स्टडी एंड द लास्ट वन इज द फैटिग स्टडी। तो यहाँ पे फैटिग स्टडी मतलब कोई है ना काम वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है तो हम बोलते हैं फैटिग। ओके, तो यहाँ पे अभी ये 4 जो टाइप्स है, जो टेक्निक्स है वर्क स्टडी को जिसके ऊपर बेस्ड रहती है वो हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे टाइम स्टडी मतलब इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग। ये क्या है, ये है ना एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक वे है ऑब्जर्व करने का, उसको देखने का, राइट, ऑब्जर्व करने का, उसके बारे में डीपली पता करने का, एंड रिकॉर्डिंग द टाइम, और है ना टाइम को रिकॉर्ड करना, टेकन बाय एन एम्प्लॉय, की एक एम्प्लॉय कितना समय लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के, उस टास्क को काम को कंप्लीट करने में, उसको जो वर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा तो उसको कंप्लीट करने में वो कितना समय लेने वाला है। तो ये किसमें के अंडर में हम स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी के अंदर में। तो टाइम स्टडी क्या होता है, एक टेक्निक है जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कितना समय लगेगा एक पर्टिकुलर काम को करने में। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, आधे घंटे का पेपर बनाया है तो हाफ एन आवर में आपको कंप्लीट करना है, तो टीचर ने वो ऑब्जर्वेशंस किया है, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया टाइम की, एक अप्रोप्रिएट टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम है वो हाफ एन आवर का टाइमिंग है, राइट। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम, प्रिसाइज टाइम जितना लगना चाहिए ईच एलिमेंट ऑफ अ वर्क इज डिटरमाइंड, उससे वो है ना पता चल जाता है, डिसाइडेड हो जाता है, इज नोन। ओके, व्हेन द टाइम विद दिस हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी, विद द हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी क्या होता है कि एक है ना एक्यूरेसी, एक है ना प्रिसाइज टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगने वाला है किसी काम को करने में उसकी आइडिया लग जाती है। सो इट इज द टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसे मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करने के लिए, पता करने के लिए, प्रिसाइज टाइम, स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर अ गिवन कंडीशन। जैसे आपका 3 आवर्स का पेपर कैसे पता चला कि 3 घंटे का रखना है, 4 घंटे का क्यों नहीं रखा, 2 घंटे का क्यों नहीं रखा। तो ये इसीलिए क्योंकि इस पर टाइम स्टडी की गई है कि एक है ना स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो इट इज अ रिजल्ट टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये क्या है, एक तरीके से ये एक यूजफुल, इट इज अ यूजफुल टू मेजर, ये यूजफुल है मेजर करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। इससे क्या हो सकता है, एक बार पता चल गया कि जो काम आधे घंटे में होना चाहिए उसकी आइडिया है अगर मैनेजमेंट को, तो आधे घंटे में ही होना चाहिए। अगर उस काम को अगर कोई एम्प्लॉय 2 घंटा लेता है मान लीजिए, तो फिर है ना मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं नहीं बाबा, आपको अपना टाइम, आपको है ना टाइम सेव करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है, आप आधे घंटे के टाइम में आधे घंटे के काम में 2 घंटा कैसे लगा रहे हो, राइट। तो कॉस्ट ऑफ वर्क, उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वर्क मतलब उस काम को करने का जो प्राइस होता है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाता है क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा तो मतलब टाइम वेस्ट हो गया, राइट। तो ये है ना एफिशिएंसी चेक करने के लिए होता है एम्प्लॉयज की, एंड उसको कंट्रोल करने में भी, अगर उसने ज्यादा टाइम ले दिया तो कॉस्ट ऑफ वर्क को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है टाइम स्टडी।
आई होप आपको समझ में आया है टाइम स्टडी क्या है। नेक्स्ट इज द मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। हर एक का अपना अपना तरीका भी होता है, वे भी होता है, राइट। कोई भी काम को कंप्लीट करने का तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स है फॉर बेस्ट क्वालिटी। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आपकी है ना जो रेट है उस रेट में वो काम हो जाए, राइट। जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें काम हो जाए तो वो उसको बोला जाता है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड, और है ना वो हेल्पफुल होना चाहिए, वो पहचानने में, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानने में बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कोई भी काम को करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट वे आउट क्या है, वो आइडेंटिफाई करने में मदद होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसी भी काम को खत्म करने के लिए क्या उसका बेस्ट मेथड क्या होगा, और उसके वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए काम, और है ना कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी भी कंपनी की ग्रोथ ले लो, भले आप अपने पर्सनल उस पर भी ले लो, आप एज अ स्टूडेंट अपने ऊपर भी ले लो, तो आपको अपना बेस्ट क्वालिटी वर्क होना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड आपको है ना वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेथड आपको है ना पर्टिकुलर आपका जॉब को कंप्लीट करने में, आपके टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो ये है ना बट चैलेंजिंग फॉर टास्क फॉर अ मैनेजर। लेकिन ये अगर किसी मैनेजर के लिए बोलो तो चैलेंजिंग टास्क हो गया, क्योंकि उसे खुद को काम नहीं करना है, उसको काम करवाना है एम्प्लॉय से। जैसे टीचर्स को खुद को एग्जाम्स नहीं लिखनी है, टीचर्स को लिखवानी है एग्जाम्स बच्चों से, तो उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसी तरीके से मैनेजर को एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजर। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मेथड स्टडी होता है वो क्या करता है, टाइम वेस्ट करने में, वेस्टेज ऑफ टाइम में को रिड्यूस करता है, रॉ मटेरियल एंड इन इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एज पर द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले से जो ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम बनाए जाते हैं, पहले से प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिसाइडेड होते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो प्री डिफाइंड होता है ऑब्जेक्टिव्स, हमको कहाँ तक अचीव करना है, तो ये सब है ना प्री डिफाइंड होता है। तो उसमें हेल्प करता है मेथड स्टडी की, कौन से मेथड से करने पे रिडक्शन इन कॉस्ट होगा और टाइम सेव भी होगा, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी रुकेगा। तो ये सब यहाँ पे हम मेथड स्टडी में स्टडी करते हैं। तो इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग मतलब इन डिसाइडिंग, इट इज हेल्पफुल, इट एनेबल्स टू डिसाइड ओके द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल। किस तरीके से रॉ मटेरियल को हैंडल करना है, मतलब वहां पे है ना यूज तो करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन वर्क नहीं होगा, लेकिन उसका है ना ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, मैक्सिमम यूज नहीं। मैक्सिमम यूज का मतलब वहां पे वेस्टेज वाली बात हो जाती है, और ऑप्टिमम मतलब आपको उसका यूज तो करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, बट विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेस ओके। और फिर ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करना है, इंस्पेक्शन मतलब कैसे किस तरीके से सुपरवाइज करना है, एंड स्टोरेज मतलब वेयर हाउसिंग किस तरीके से करना है। तो ये सब हम मेथड स्टडी के अंडर में, ये यहाँ पे टेक्निक्स है मेथड स्टडी के अंडर में। ये मैनेजर अपना स्किल डेवलप करके लगता है कि वो कौन से मेथड को फॉलो करने को बोलेगा एम्प्लॉयज को भी, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट क्या होने चाहिए एम्प्लॉयज के, ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन्स के मूवमेंट्स क्या होने चाहिए वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोशन स्टडी। इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग मतलब रिड्यूस करने में, एलिमिनेटिंग मतलब कम करने में, हटाने में, डेमोलिश करने में ओके। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना पूरा 100। तो यहाँ पे एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी का जो टाइम वेस्ट है, मोशन है, मूवमेंट्स है, उसको खत्म करने में हेल्प करता है। एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, और है ना बेस्ट मेथड निकाल के लेके आता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। ये और किस चीज के लिए हेल्प करता है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज की मोशन स्टडी हेल्प करती है। तो मोशन टेक्निक इज अ यूज टू नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड, कि है ना अगर कोई टास्क है उसमें से अगर कुछ उसके एलिमेंट्स मतलब फैक्टर्स जिनको हम है ना पूरे के पूरे हटा सकते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो उनको पूरे के पूरे को हटा देंगे, एंड देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज। या फिर है ना पहले से हम एंडिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर बिगिनिंग पे आएंगे, तो सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। अगर उस काम को करने के लिए अगर सीक्वेंस चेंज हो सकता है तो सीक्वेंस चेंज करके अगर स्मूथली काम हो रहा है तो उस तरीके से काम किया जाएगा। तो यहाँ पे मोशन स्टडी मतलब मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। तो इस तरीके से ये मोशन स्टडी इसका किसका पार्ट था,
यहाँ पे वर्क स्टडी का पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट वर्क स्टडी का क्या, टाइम स्टडी, देन मेथड स्टडी, देन द थर्ड पार्ट इज मोशन स्टडी, नाउ द फोर्थ वन दैट इज डी पार्ट इज द फैटिग स्टडी। यहाँ पे क्या होता है, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली अगर आपको कोई है ना 10-15 घंटे बिता देगा कि बैठ के पढ़ो, राइट, तो आप एकदम बोर हो जाओगे, राइट, आप एकदम फेडअप हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे भी है ना वर्क प्लेस पे भी ऐसा होता है कि जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, अगर ब्रेक्स नहीं दिए जाएंगे आपको टारगेट प्रेशर हो जाए, मतलब आपको टारगेट को कंप्लीट करने का प्रेशर हो जाएगा, हैवी वर्किंग टूल्स हो जाएंगे, काम करने जो आप टूल्स यूज करें वो हैवी हो जाएंगे, पुअर वर्किंग कंडीशंस में आप काम कर रहे हो, आपका एनवायरमेंट का है ना वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है काम करने के लिए, देन इट रिजल्ट्स इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। तो उससे क्या होगा, आप मेंटली एंड फिजिकली आप स्ट्रेस फील करोगे, एंड दैट इज, उसको हम बोलते हैं फैटिग, उसको क्या बोलते हैं फैटिग। सो इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट, तो उसका है ना उसका एडवर्स इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, काम करने वाले की जो एफिशिएंसी है, एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, राइट। सो द स्टडी ऑफ फैटिग एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिग, किस तरीके से जो है ना फैटिग लेवल को रिड्यूस करना है, कम करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉय को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है क्या, फैटिग स्टडी। मैनेजर को अगर पता है कि किस तरीके से काम डिवाइड करके देना है, कितने ब्रेक्स देने किस काम के बीच में, कितना टारगेट देना है एक एम्प्लॉय को, तो वो सब सोच समझ के किया जाता है। फैटिग स्टडी से पता चलता है कि किस तरीके से वो मेंटेन रख पाएंगे, मैनेजर्स कैसे मेंटेन रखेंगे और किस तरीके से वो एम्प्लॉय से एफिशिएंटली वर्क करवा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये वर्क स्टडी जो फर्स्ट टेक्निक है वो स्टडी की है। अभी देयर आर मोर टेक्निक्स। द सेकेंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यहाँ पे विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट अ वर्क प्लेस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, राइट, कि टेलर एडवोकेटेड, मतलब टेलर ने सजेस्ट किया कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मतलब उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन वर्क में हेल्प करता है ना अगर आपने स्टैंडर्ड एनवायरमेंट यूज किया, वर्किंग एनवायरमेंट आपका स्टैंडर्डाइज्ड है, कंड्यूसिव है, हेल्पफुल है, फंक्शनिंग करने के लिए, काम करने के लिए एनवायरमेंट हैप्पी एनवायरमेंट है अगर वर्क प्लेस का, राइट। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरमेंट एंड द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस। उससे क्या होता है, अगर वहां पे कंड्यूसिव एनवायरमेंट है आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन वर्क में भी हेल्प होगी, और उससे क्या होगा, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगा, राइट। कोई भी गुस्से में कोई भी काम खराब नहीं करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उसको जो लागत है, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए जो लागत है उसके पीछे जो खर्चा लगता है, राइट। जैसे बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे कैपिटल देना पड़ता है, वैसे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए खर्चा लगता है ना, तो उसमें उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा। देन फैटिग अमंग द वर्कर्स में आपस में जो खींचातानी है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, वो कम होगा, एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। फिर उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, काम करने की जो क्षमता है, क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टैंडर्डाइज वर्किंग, मतलब ये जो स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही नेसेसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए। देन द थर्ड जो यहाँ पे टेक्निक है, साइंटिफिक मेथड है, वो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग होनी चाहिए। तो टेलर ने क्या एम्फसाइज किया है, उन्होंने किस पे ज्यादा जोर डाला है, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, मतलब है ना आपको है ना सही नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज जो हम रखते हैं वर्क प्लेस पे वो सही होने चाहिए, राइट। और एक्सेस वर्कलोड नहीं होना चाहिए, राइट, एम्प्लॉयज पे भी। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी, मतलब उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा, उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी और उससे भी कम काम करके देंगे अगर आप ओवरलोड कर दोगे उनको। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फेयर वर्किंग डेज रखना है उनके लिए बाय यूजिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करने से क्या होगा, एम्प्लॉयज विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन, वो उसके हिसाब से काम कम भी कंप्लीट कर देंगे, एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो वो जब एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे एम्प्लॉयज को, अननेसेसरीली ओवरलोड नहीं करेंगे उनको,
और जैसे उनको बीच में वीकेंड्स हॉलीडे वगैरह मिलेगी उनको, तो वो भी है ना हैप्पी रहेंगे और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी से भी, वो कैपेसिटी के बियॉन्ड भी वो काम करने देखेंगे, राइट। तो एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना जरूरी है। तो द साइंटिफिक टास्क सेटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए ना द नीड फॉर फिक्सिंग फेयर डेज वर्क होना चाहिए। ये किसका कहना है? टेलर का कहना है, राइट। द फोर्थ वन इज व्हाट? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन, वो है ना राइट पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर राइट जॉब, राइट। तो बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे इट नीड्स टू फिक्स जॉब्स, यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट, एज किस तरीके की जॉब, किस तरीके का टास्क कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो सही पर्सन है, जो सही बंदा होगा, जो सही एम्प्लॉय होगा, जिसमें वो कैपेबिलिटीज है, स्किल है, उनको सिलेक्ट करना है, साइंटिफिकली उनको चूज करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी काम दे दिया, किसी को भी टास्क दे दिया, चल भाई तू कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए उन्हें क्या करना है? वो फाइंड आउट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि कौन सही पर्सन है और किसको सही तरीके से कर पाएगा, उसको ही वो हम राइट जॉब दे करके, राइट। सो एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पार्शियल वे। इम्पार्शियल वे से सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट बंदा है तो उसको दे दिया मैंने, चल भाई प्रमोशन के लिए इसको दे दिया, या इसको जस्ट टू शो द टॉप मैनेजमेंट, मैनेजर ने किसी को भी काम थमा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी जरूरी है। अगर कोई नया काम है, कोई नया मेथड यूज करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, तो फिर उसको यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करना चाहिए मैनेजर्स को, टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना जरूरी है, एक उनके लिए वर्कशॉप रखना जरूरी है। देन द फिफ्थ वन इज व्हाट? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर, ये टेलर इस कंसेप्ट में क्या बोले कि प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन से अलग, मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम सही तरीके से, प्लानिंग इज डिफरेंट। आप ऑन पेपर आप प्लानिंग करते हो, फिर आप उसको यूज करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, राइट, सही तरीके से। तो दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम करने वाला बंदा जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको यूज करता है, एक्चुअल में जो टास्क कंप्लीट करता है वो अलग होते हैं। तो एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। सो दस एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड बाय टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपरवाइजर्स। तो हर एक वर्कर को दो अलग अलग सुपरवाइजर्स होंगे उसको चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। सो he recommended total 8 foremen होने चाहिए, टोटल 8 foremen होने चाहिए टू कंट्रोल द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरियस मीन्स है ना aspect means various way of production, right, various parts of production, so they are categorized as follows। तो ये जो टोटल उन्होंने जो 8 बंदे, 8 फोरमैन उन्होंने जो दिए हैं टेलर ने, वो कौन कौन से दिए? तो यहाँ पे देखिए एट प्लानिंग लेवल पे के ऊपर 4 कौन से अलग अलग बंदे होने चाहिए, फॉर्मेन होने चाहिए, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग लेवल पे हम जाते हैं, तो रूट क्लर्क, जो रूट क्लर्क होता है वो क्या करता है? टेल्स हाउ वर्क मूव्स, किस तरीके से काम काज चलता है, कैसे मूवमेंट आता है काम में, फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, एक मशीन से दूसरे मशीन पे किस तरीके से मूवमेंट आता है। देन द इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है, सेकंड बंदा कौन होगा? इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस को टू कंप्लीट द वर्क को कंप्लीट करने के लिए, वो है ना इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। देन द थर्ड पर्सन होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा, जो है ना डिटरमाइन करेगा, जो डिसाइड करेगा कि टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड, कितने समय में वो काम खत्म हो जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्स के टाइम पे आप लोगों को सुपरवाइज किया जाता है, 2 आवर्स का पेपर है तो 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद में टीचर 2 मिनट 5 मिनट भी आपको देती नहीं है, राइट। तो ये है ना, ये डिसाइड करने के लिए कौन होगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा अकॉर्डिंग टू द टेलर, एंड वर्क आउट द कॉस्ट, और उसको कॉस्ट भी वर्कआउट करनी होगी कि उसके पीछे कितनी लागत लगी, खर्चा कितना हुआ, उस काम को कंप्लीट करने में कितना खर्चा होगा, राइट। देन द फोर्थ वन होगा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन यहाँ पे क्या होगा? एंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स। तो कंपनी के रूल्स के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स है, प्रोटोकॉल्स क्या है, राइट। देखिए आपको भी कॉलेज में है ना, आप अटेंड करते हो कॉलेज, तो आपके लिए भी सर्टेन रूल्स होते हैं वहाँ पे कि आपको कैसे किस तरीके से रहना है, तो डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो सेम वे है ना, वर्क प्लेस पे भी हमको डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं। तो इट हैज टू बी मेक
इंश्योर दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स, वो है ना रूल्स को ब्रेकअप नहीं करे, रूल्स को फॉलो करते हुए वो काम कर रहे हैं। तो ये है ना फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बंदे होने चाहिए। तो एट प्लानिंग लेवल 4 बंदे होंगे, 4 पर्सन होंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे एक्चुअल में काम है ना कंप्लीट किया जाता है तो वो होगा गैंग बॉस। तो जो पर्टिकुलर गैंग है, एरिया है, राइट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, तो वहाँ का एक बॉस होना चाहिए, उसको बोलते हैं गैंग बॉस। तो एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, जो है ना काम करवा के लेता है बंदा, जो काम करवा के लेगा। देन द स्पीड बॉस होगा, जो ही एंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम। वो क्या देखेगा कि है ना एक स्पेसिफाइड जो समय दिया हुआ है उस समय के दौरान, उसके बीच में वो काम खत्म हो गया हो, उसके बियॉन्ड टाइम ना लगे, राइट। तो उसको वो उसका काम क्या होगा, ये सब देखना होगा कि काम सही समय पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन द रिपेयर बॉस होना चाहिए, जो हैंडल करेगा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म, मशीन्स के मैकेनिज्म्स, मशीन्स का सिक्योरिटी रखेगा, ध्यान रखेगा एंड मेंटेन करके रखेगा। तो रिपेयर बॉस होना चाहिए। एंड मतलब उसकी जवाबदारी होगी वो कि सब है ना परफेक्टली सब हो वहां पे। देन द इंस्पेक्टर जो एंश्योर करेगा, जो ही विल मेक श्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स बताए गए, जो टाइमिंग दिया हुआ है, जो वे दिया गया है, जो मेथड दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सुपरवाइज करने के लिए इंस्पेक्टर होना चाहिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये 8 फोरमैन रिकमेंड किए हैं, किसने, टेलर ने। So according to the tailor, with the help of the proper division of all activities, सारे एक्टिविटीज को आप प्रॉपरली डिवाइड करके काम करोगे, डिविजन्स बनाओगे उनके इनटू प्लानिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, देन मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। तो ही है ना मैनेजमेंट को जो वो रिजल्ट चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज को क्या काम करना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वो अचीव कर पाएगा कोई भी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ये जो 5th पॉइंट है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने में आपको हेल्प करता है एज पर द टेलर के। आपको ये फॉलो करना है क्या, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करनी चाहिए। देन द 6th पॉइंट इज अ डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। यहाँ पे है ना रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे, मतलब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन इस तरीके, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, ओके, पीस, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, इसका मतलब यहाँ पे कि रेम्यूनरेशन जो सैलरी है शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे, वो इस तरीके से फिक्स्ड रहनी चाहिए कि दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड, जो एवरेज काम करने वाले हैं, एवरेज जिनको कम सैलरी, एवरेज सैलरी मिली, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। वो जब कोई काम कर रहे हैं तो उसको अचीव करने में, उस काम को कंप्लीट करने में उनको वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, राइट। सो टेलर सजेस्टेड दैट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम शुड बी देयर, हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज को ज्यादा रेट देनी चाहिए हु कंप्लीट द वर्क, जो है ना काम कंप्लीट करते हैं मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। तो है ना जो है ना क्वांटिटी से भी ज्यादा, वो है ना जो हायर रेट, वो अपना काम कंप्लीट करते हैं उनको हायर रेट मिलनी चाहिए, जो एक्चुअल टास्क कंप्लीट करते हैं उनको ज्यादा रेट मिलनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, मतलब उसको जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड उसको मेथड यूज करने बोला है, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, अगर वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मतलब इन सिंपल मैं आपको बोलूँ तो परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, कौन कितना कैपेबल है, कौन अपनी कितने स्किल यूज कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलनी चाहिए। सो ही शैल बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेजेस। सो दिस टेक्निक, तो ये टेक्निक क्या होगी, बंदे को, हर एम्प्लॉय को पता होगा, अरे भाई हम अगर काम अच्छे से करके देंगे तो बॉस खुश होने वाला है, बॉस हमें अच्छे से हायर सैलरी ऑफर करने वाला है। तो एज पर द परफॉर्मेंस है ना सैलरी डिसाइडेड होनी चाहिए। सो दिस टेक्निक ये मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है एम्प्लॉयज को टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस, और सैलरी अर्न करने में, वेजेस अर्न करने में वो हेल्प करती है किसको, एम्प्लॉयज को। जब उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि बॉस देने वाला है हमारी अच्छी परफॉर्मेंस पे, तो अच्छा काम करके देंगे, राइट। तो इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए एज पर द टास्क, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से सैलरी होनी चाहिए। सो थियरीज ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल के डेवलपमेंट के लिए थियरीज क्या है, बेसिस एक सपोर्टिव सिस्टम है ऑफ अचीविंग सक्सेस फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। ये हर एक टाइप ऑफ बिजनेस
में हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो टेलर की और जो हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो सक्सेस तो नक्की है उस ऑर्गेनाइजेशन की। सो इन दिस मॉडर्न ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन जहाँ पे लिबर्टी है, कोई भी कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है, राइट। प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा अहमियत दी गई है, राइट। एंड देन द ग्लोबलाइजेशन, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन वाइडेंड इन अ ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत ग्रेटर एक्सटेंट में बहुत ही गहरे विस्तार पूर्वक है ना ये स्प्रेड हो गया है, राइट। क्यों लिबरलाइजेशन की वजह से, क्योंकि फ्रीडम है, देयर आर नो बाउंड्रीज ना फॉर द बिजनेस का। आज हमको पता है फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी हम काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम काम कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न ईरा है जहाँ पे कोई किसी को भी कहीं पे भी बिजनेस सेटअप वहाँ के पर्टिकुलर कंट्री के रूल फॉलो करते हुए बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसकी वजह से ना मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, उन्हें है ना मैनेजमेंट थियरीज भी फॉलो करना जरूरी हो गया है। सो दीज ट्रेडिशनल थियरीज आर प्रूविंग वेरी इफेक्टिव इन हैंडलिंग बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, उनको रेडीमेड है ना मिल रहा है कंटेंट कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, राइट। तो ये जो थियरिस्ट है जो हेनरी फेयोल है, इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। फिर ये जो यहाँ पे टेलर है, इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये फॉलो करते हुए कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे कोई हार्म नहीं है इस थियरीज को फॉलो करने में, राइट। फिर यहाँ पे these changes resulted into various trends in the management and disaster management, मतलब मैनेजमेंट कोई भी प्रॉब्लम सडन प्रॉब्लम आती है, जैसे डिजास्टर कंट्री में भी तो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। तो इसी तरीके से कंपनीज में भी कोई डाउनफॉल हो गया, रेट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई स्ट्राइक प्लेस हो गई, तो यहाँ पे ये थियरीज को यूज करने से उनका है ना ये सब चीजें है ना रिड्यूस हो जाएगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर सम रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। ये सब है ना एक स्पेशल मतलब मैनेजमेंट में यहाँ रिसेंटली ये सब चीजें डेवलप हो गई है, राइट। कभी भी कहाँ पे भी है ना मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाता है, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये सारी के सारी जो थियरीज है वो हेल्प करती कोई भी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल रहने में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर अप किया। आगे समरी दिया हुआ है एंड यहाँ पे समरी भी आपको गो थ्रू कर लेना है। और फिर इसके बाद में ये जो एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव काइंड्स ऑफ मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को ना लेके आपके प्रैक्टिकल सम्स है जो यहाँ पे हमारे अकाउंट्स के, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो आंसर की भी दी हुई है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, राइट। और अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सम्स पे मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एक बार वो आपका अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पैरेलल आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते जाओगे और थियरी को आप जस्ट रीड करते जाओगे, आपकी रीडिंग डेवलप रखोगे, ऑब्जेक्टिव काइंड्स के यहाँ पे आंसर की दी हुए आप सॉल्व करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्निंग में हेल्प हो जाने वाली है। तो उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है कि मिस आप है ना इसके नोट्स आप अपलोड कीजिए। आई विल अपलोड बट इट विल टेक लिटिल टाइम, बिकॉज क्या हो रहा है अब सब कुछ तो ऑनलाइन चल रहा है, कॉलेज का भी हमारे कॉलेज का भी ऑनलाइन ही स्टडी चल रहा है। अब आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो चारों तरफ इसका बहुत प्रेशर हो रहा है। तो मेरा मेन फोकस है वो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और अकाउंट्स को करवा देना है। और यहाँ पे मैं आपके थ्योरी लेक्चर्स देते जाऊंगी, उसके साथ साथ स्लोली जैसे जैसे मैनेज होगा मुझे तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। सो आई होप आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।